नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज हम एक महत्वपूर्ण जनसंख्या सिद्धांत माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत ये महत्वपूर्ण है, बोर्ड की दृष्टि से भी ध्यान से सुनिए। माल्थस ने एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। माल्थस एक पादरी थे और उन्होंने यूरोप के कई देशों की जनसंख्या वृद्धि का गहन अध्ययन किया था। उनका कहना था कि जनसंख्या ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है और खाद्य सामग्री गणितीय क्रम में। तो इस प्रकार यदि किसी प्रकार की बाधा न आए तो जनसंख्या 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो अब यदि मानव द्वारा इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लगाया जाता है, कृत्रिम नियंत्रण नहीं लगाया जाता है, तो प्रकृति अपने क्रूर हाथों से जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी या प्राकृतिक विपदाओं के माध्यम से उसे नियंत्रित करती है। तो माल्थस के सिद्धांत की जो प्रमुख मान्यताएं हैं वो इस प्रकार हैं। तो इससे पहले मैं माल्थस का एक कथन आपको बताऊंगी उन्हीं के शब्दों में। जिस कारण की ओर मैं संकेत करता हूँ वह सभी प्राणियों की उनके लिए तैयार की गई खाद्य सामग्री की अपेक्षा अधिक बढ़ जाने की प्रवृत्ति है तथा जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों अर्थात भोजन द्वारा सीमा के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक है, तो ये इनका कथन था। तो उन्होंने कहा कि किस तरह से खाद्य सामग्री और जनसंख्या में जो असंतुलन पैदा होता है उसके बाद जनसंख्या वृद्धि की जो स्थिति आती है, उस वृद्धि के बाद फिर प्राकृतिक नियंत्रण से किस तरह जनसंख्या संतुलित होती है। तो इनके सिद्धांत की प्रमुख मान्यता, तो पहली मान्यता है कि काम वासना तथा संतानोत्पत्ति में प्रत्यक्ष संबंध है। दूसरी है इसकी माल्थस ने आर्थिक संपन्नता तथा संतानोत्पत्ति में घनिष्ठ तथा प्रत्यक्ष संबंध माना। इनके मतानुसार आर्थिक संपन्नता की वृद्धि अधिक संतानोत्पादन को प्रेरित करती है जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है ना। तो जैसे जैसे मतलब आय स्तर बढ़ता है, आर्थिक संपन्नता बढ़ती है, वैसे वैसे संतान उत्पादन भी बढ़ता है। तीसरी मान्यता है कि मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए भोजन आवश्यक है। चौथी, कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। इनके शब्दों में जिन व्यक्तियों को कृषि विषयों का थोड़ा सा ज्ञान है उनको यह स्पष्ट होना चाहिए कि जिस अनुपात में कृषि जोत में वृद्धि की जाती है उसके परिणाम स्वरूप पिछली औसत उत्पत्ति में होने वाली वार्षिक वृद्धियां धीरे धीरे नियमित रूप से घटती जाती हैं। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि जिस तरह से जब उत्पादन प्रतिफल धीरे धीरे घटने लगता है या घटता है। तो ये थी इनकी प्रमुख मान्यताएं सिद्धांत की। आगे अब है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के प्रमुख निष्कर्ष या इसको आधार भी कह सकते हैं। तो पहला, इसको आप चार्ट में भी देखते रहिए, मैंने चार्ट आपको दिया है यहाँ पे बनाकर। तो इसमें पहला आधार है जनसंख्या वृद्धि। देखिए, तो माल्थस ने बताया कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में क्रम में बढ़ती है, अर्थात उसका क्रम 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के रूप में होता है। अब इस प्रकार यदि कोई बाधा न हो तो देश की जनसंख्या 25 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। दूसरा इन्होंने है बताया इसका आधार खाद्य सामग्री की वृद्धि दर। तो खाद्य सामग्री की वृद्धि दर माल्थस के अनुसार
जनसंख्या की तुलना में जीवन निर्वाह के साधनों में वृद्धि जो है वो धीमी गति से होती है, यानी कि जो उत्पादन है वो कम होता जाता है। तो खाद्य सामग्री की जो वृद्धि दर है वो अंकगणितीय अनुपात में होती है, अर्थात 1:2:3:4:5:6 है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि जनसंख्या और खाद्य सामग्री के बीच असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसके यानी कि इस चार्ट में देखिए कि जैसे आपको ये खाद्य सामग्री जो है वो धीमी गति से बढ़ रही है और जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। देखिए शुरू में जहाँ जनसंख्या 2 है, पहले शुरू में जनसंख्या भी का अनुपात 1 है तो खाद्य सामग्री भी 1 है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि 2 है तो खाद्य सामग्री भी 2 है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि अनुपात जहाँ 4 हो जा रहा है वहाँ खाद्यान्नों की वृद्धि दर 3 है। फिर जहाँ जनसंख्या का अनुपात 8 हो जा रहा है वहाँ खाद्यान्नों की वृद्धि दर 4 हो जा रही है। तो इस तरह से देखिए अंतर बढ़ता चला जा रहा है। तो परिमाणतः जनसंख्या तथा खाद्यान्नों की मांग तथा पूर्ति में असंतुलन स्थापित हो जाता है। तो अब देखिए इस तरह से अब इस असंतुलन को खाद्यान्नों में जो और जनसंख्या में जो असंतुलन पैदा हो गया है उस असंतुलन को दूर करने के उपाय है ना। तो उपाय माल्थस ने ही बताया। तीसरा इसका निष्कर्ष है जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण तो इसके 2 उपाय बताए उन्होंने। एक है प्रतिबंधित उपाय, दूसरा है प्राकृतिक अवरोध। चार्ट में देखिए तो प्रतिबंधित उपाय फिर 2 प्रकार के हैं, नैतिक संयम और दूसरा कृत्रिम उपाय। तो नैतिक संयम में ब्रह्मचर्य के पालन को विशेष बल दिया गया, आत्म संयम को विशेष बल दिया गया, देर से विवाह विलंब से विवाह। तो इस तरह से भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि व्यक्ति अधिक से अधिक संयमित जीवन यापन करे। ठीक है, तो जिससे संतान उत्पत्ति नहीं होगी तो जनसंख्या वृद्धि भी नहीं होगी। दूसरा कृत्रिम उपायों में आता है संतति निग्रह, यानी कि संतान पैदा करना कोई आवश्यक न हो इतना। दूसरा है गर्भ समापन। तो इन्हीं का मानना था कि यदि गर्भ समाप्ति कर दिया जाए तो भी जनसंख्या नियंत्रित होगी, क्योंकि जैसे कई अनचाहे गर्भ जब जन्म लेते हैं तो उनसे भी जनसंख्या वृद्धि होती है ना। जैसे हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में कहा जाएगा कि जब लड़के की चाह में, पुत्र की चाह में जब ज्यादा लड़कियां जन्म ले लेती हैं तो उन्हें उन ऐसी लड़कियों को, ऐसे बच्चों को जो अनचाहे होते हैं, बीमार होते हैं या अनचाहे रूप से पैदा हो जाते हैं तो उन्हें न समाज में वो सम्मान मिल पाता है, न ही उनका उस तरह से भरण पोषण, सही उनका पोषण हो पाता है। तो यदि अनचाहे गर्भ को समाप्त कर दिया जाए तो भी जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन देखा जाए तो इसको हम एक नैतिकता की दृष्टि से भी देखें तो इससे जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल गया था। तो इस तरह से इस पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। तो आज के समय में तो जो गर्भ का परीक्षण करना भी प्रतिबंधित है। ठीक है, तो ये एक उपाय बहुत सराहनीय उपाय नहीं, इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा है कि परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है उनको अपनाए जाएं। तो परिवार नियोजन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को जागरूक बनाया जाए और परिवार नियोजन के जो साधन हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, तो जिससे जनसंख्या नियंत्रित होगी। ठीक है, तो अगला इसमें आया दूसरा जो प्रतिबंध है, अवरोध है, वो है प्राकृतिक अवरोध। तो प्राकृतिक अवरोध जैसा कि शुरू में भी आपको बताया गया कि जब मनुष्य, माल्थस ने कहा, जब मानव द्वारा बढ़ती जनसंख्या पर कोई कृत्रिम नियंत्रण नहीं लगाया जाता है, कोई रोकने का उसे प्रयास नहीं किया जाता है, तो प्रकृति अपने क्रूर हाथों से फिर उसको नियंत्रित करने का प्रयास करती है। तो इसमें सबसे पहले जैसे महामारी, अकाल, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, शिशु हत्या, अपराधों में वृद्धि, है ना,
अस्वस्थकर भोजन, अपर्याप्त भोजन, तो इन सबके द्वारा क्या होता है, मृत्यु दरें बढ़ जाती हैं। मैंने चार्ट में दिखाया है, इसको देखिए। तो महामारी जैसे वर्तमान में आप देख सकते हैं कि समय जो कोरोना या कोविड-19 नाम से जो महामारी आई है, इस महामारी से अचानक से मृत्यु दरें बहुत बढ़ गई हैं। तो इससे जनसंख्या नियंत्रित होने लगती है। इसी तरह से 1918 में स्पेनिश फ्लू नामक एक बीमारी जब आई थी, उस समय भी मृत्यु दरें बहुत बढ़ गई थी, तो जिससे जनसंख्या कम होने लगी है या इससे जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है। इसी तरह से अचानक से जब प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जिन क्षेत्र में, जैसे आपने देखा होगा अतिवृष्टि हो जाती है, अकाल पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं, है ना, वो एरिया ही पूरा खत्म हो जाता है, चौपट हो जाता है। तो इस तरह से वहां रहने वाले लोग भी मर जाते हैं, तो जिससे मृत्यु दरें नियंत्रित होने लगती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से माल्थस ने कहा कि प्रकृति जो है वो जनसंख्या को नियंत्रित करती है। तो ये उनका ये 3 मुख्य जो माल्थस के सिद्धांत के निष्कर्ष थे कि पहला जनसंख्या वृद्धि दर, दूसरा खाद्यान्नों की वृद्धि दर और तीसरा जनसंख्या नियंत्रण। तो इसको उन्होंने एक चक्र के माध्यम से भी दिखाया। तो माल्थस का मत था कि प्रकृति की मेज सीमित अतिथियों के लिए लगी है, जो बिना बुलाए आएंगे उन्हें भूखा मरना पड़ेगा। ये उनका एक महत्वपूर्ण कथन है कि वास्तव में प्रकृति जो है या प्राकृतिक संसाधन जो है वो सीमित मात्रा में मनुष्य के पास हैं, हमारे पास हैं। यदि उससे अधिक जनसंख्या होगी तो निश्चित रूप से लोगों को भूखों मरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको माल्थुसियन चक्र के माध्यम से किस तरह से उन्होंने समझाया, इसको आप चार्ट में देखिए। ये चक्र मैंने आपको दिखाया है। तो इसमें पहले अति जनसंख्या है ना, जब ये मानना है कि लोग व्यक्तियों द्वारा, लोगों द्वारा कोई ऐसे उपाय नहीं किए गए मानव द्वारा, तो जनसंख्या वृद्धि की समस्या उत्पन्न हो गई, अति जनसंख्या हो गई। तो अति जनसंख्या के परिणाम स्वरूप फिर नैसर्गिक प्रतिबंध, यानी प्रकृति ने उस पर प्रतिबंध लगाया बाढ़, भूकंप, महामारियों के द्वारा। फिर जनसंख्या क्या हुई, स्वयं संतुलित हो गई। फिर संतुलित जनसंख्या जो है वो राष्ट्र के विकास के लिए सहायक सिद्ध होगी। तो इस तरह से कोई भी अर्थव्यवस्था प्रगति करेगी। तो फिर उसके बाद क्या होता है, यदि फिर मानव द्वारा इस पर कोई प्रयास नहीं किया जाएगा संतुलित करने का, नियंत्रित करने का, तो फिर अति जनसंख्या होगी, फिर नैसर्गिक प्रतिबंध। तो यानी कि ये चक्र जो है वो अर्थव्यवस्था में चलता रहेगा। इस प्रकार नैसर्गिक प्रतिबंध से जनसंख्या स्वयं क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी या स्थिर जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा माल्थस का मानना था। अब इस सिद्धांत की सीमाएं इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी तक जैसे शुरू में मैंने आपको जो मान्यताएं बताई थी, उन्हीं मान्यताओं के आधार पर इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी विद्वानों द्वारा की गई। जैसे पहला है, माल्थस का मानना था कि प्राकृतिक नियंत्रण के फलस्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है। आपने देखा भी नैसर्गिक वो माल्थुसियन चक्र में भी दिखाया गया कि प्रकृति ने किस तरह से जनसंख्या को नियंत्रित किया, जनसंख्या स्थिर हो जाती है या संतुलित हो जाती है। लेकिन प्रायः देखा गया है कि गरीब एवं पिछड़ी अर्थव्यवस्था में, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहाँ गरीबी होती है, जहाँ पिछड़ापन होता है, वहाँ जन्म दर अधिक होती है ना, और जन्म दर भी अधिक होती है, मृत्यु दर भी होती है, कि अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना होता है कि जहाँ एक मुंह खाने के लिए पैदा होता है, वहाँ 2 हाथ काम के लिए भी पैदा होते हैं। तो इसलिए ऐसी अर्थव्यवस्था में अधिक जन्म दर देखी गई है। दूसरी मान्यता है, दूसरी इसकी जो आलोचना की गई इसकी, उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है ना। तो ये आपने देखा, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, जबकि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यदि आप कहेंगे कि तकनीकी विकास के साथ साथ उत्पादन बढ़ाना संभव हुआ है। इसके लिए हरित क्रांति का उदाहरण आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला इसमें है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो परंपरागत सामाजिक व्यवस्था होने के कारण अधिक जन्म दर को यहाँ महत्व दिया जाता है। चूंकि जन्म दर अधिक है
तो अधिक जन्म दर को महत्व दिया जाता है। पुत्र के मोह में कई पुत्रियों का जन्म हो जाता है ना। और यहाँ बच्चों को एक संपत्ति के रूप में भी देखा गया है। जैसे कोई जो गरीब राष्ट्र होते हैं वहाँ बच्चे या गरीब तबका जो होता है बच्चों को एक संपत्ति के रूप में भी देखता है। तो बड़े परिवारों को यहाँ मान्यता मिली है। यहाँ बड़े परिवार यहाँ सही माने जाते हैं, है ना, जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में एक समस्या भी परिलक्षित हो रही है। ठीक है, तो ये था ये। इसके अलावा जैसे माल्थस का ये भी मानना था कि आर्थिक संपन्नता के साथ साथ जनसंख्या उत्पादन बढ़ता है, संतान उत्पादन बढ़ता है, या आर्थिक संपन्नता जो है वो संतान उत्पादन को प्रेरित करती है। लेकिन प्रायः देखा गया है कि जैसे जैसे जनसंख्या का आय स्तर बढ़ता है, लोगों का रहन सहन का स्तर बढ़ता है, तो उनमें संतान उत्पादन की दर कम होती है ना। प्रायः जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ जन्म दर कम होती है। इसके साथ ही जो अति विकसित राष्ट्र होते हैं वहाँ तो जनसंख्या दर जो है वो ऋणात्मक रूप में भी देखने को मिलती है। तो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के माध्यम से इसको स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये था माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो माल्थस ने किस तरह से जो महत्वपूर्ण इसमें जो बात थी वो ये कि जनसंख्या वृद्धि दर और खाद्य सामग्री की दर, है ना, दोनों में जो असंतुलन के परिणाम स्वरूप मांग और पूर्ति में जो असंतुलन होता है, उस असंतुलन के परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, और इसको दूर करने के लिए जनसंख्या तथा खाद्यान्न की जो मांग पूर्ति के असंतुलन को दूर करने के लिए फिर जनसंख्या को नियंत्रित करना आवश्यक है। तो उसके लिए उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय भी बताए। तो ये था माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। थैंक यू।